हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल प्रेप विद वंस। आज के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स हमको क्यों पढ़ना है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि वेक्टर आखिर हम पढ़े क्यों। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि वेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, लेकिन बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते ही नहीं है या मिस कर देते हैं ये सोच के कि एनडीए में इसका क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होता है। बिना वेक्टर के हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स नहीं कर सकते अच्छे से। वेक्टर्स जो है फिजिक्स का बेसिस है। अगर आपका वेक्टर वीक होगा तो आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी, और अगर आपने वेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी फिजिक्स ये समझो कि आपके हाथ में है। तो चलिए आज हम वेक्टर को पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा टॉपिक हमारे पास में है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, और वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वेक्टर की ज़रूरत क्या है और वेक्टर हम क्यों पढ़े वेक्टर। तो सोचो, नेचर भी जो है वो डायरेक्शन के साथ काम करती है। कैसे? सोचो, हवा चल रही है तो हमारा क्वेश्चन आएगा किस डायरेक्शन में, किस तरफ। गोली फायर हुई किस डायरेक्शन में, कितने एंगल पर। फोर्स लगा कहाँ पर, कितना। अगर डायरेक्शन नहीं बताई इन सब चीज़ों में तो फिजिक्स अधूरी है। इसीलिए वेक्टर ज़रूरी है। वेक्टर हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। वेक्टर हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, हाँ कि ना। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या आ गई, नेचर। कि नेचर में जो है वो क्या है, डायरेक्शन ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मोशन को समझने के लिए भी डायरेक्शन ज़रूरी है। कैसे? अभी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, उसमें हमारा 1D मोशन था, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ कि भाई डायरेक्शन की क्या ज़रूरत है। जबकि आपने जब डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी निकाली, तो उसमें भी डायरेक्शन ज़रूरी था, हाँ कि ना। तो मोशन में ज़रूरी हो गया। तीसरा, जो आप अगला चैप्टर पढ़ोगे फोर्स वाला, फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, कितनी लगी, कहाँ पर लगी, फ्रिक्शन कितना है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने पर कि मान लो एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लगी, 3-4 फोर्सेस लगी, तो नेट फोर्स कितनी है, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, आप कैसे पता करोगे? बिना वेक्टर के आप पता ही नहीं कर सकते कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, हाँ कि ना। इसलिए वेक्टर ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। आई होप आपको वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हम चलो जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जिसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी फिजिकल फिनोमिना जिसको आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नंबर एंड यूनिट। जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो इन अ बस एंड दैट बस इज रनिंग विद 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो जो ये 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यही फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम स्पीड बोलते हैं। जो हमको क्या बताती है, ये बताती है कि जो हमारी बस है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे कि आपने अपना वेट मेजर किया, लेट सपोज, और वो 50 kg आया। आई नो वेट और मास में डिफरेंस होता है, तो मैं यहाँ पे जो वेट बोला आप उसको मास समझो कि आपने अपना मास कैलकुलेट किया और वो 50 kg आ गया। तो जो 50 kg मास आया, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, या फिर एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट है टाइम। जैसे कि आपने देखा यार 50 सेकेंड्स हो गए मेरे को पढ़ते हुए, चलो एक ब्रेक ले लेता हूँ। तो जो 50 सेकेंड है ना, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि आपने इसको मेजर कर लिया। और 50 सेकेंड, आपने क्या चीज़ बोली, आपने दो चीज़ बोली, 50
सेकंड्स। तो जो ये 50 है ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड जो ये सेकंड्स है न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड जो ये सेकंड्स है ये हो गई यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट्स के नहीं हो सकती। क्यों भैया, मैंने बोल दिया 60, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी? नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए उसके पीछे कोई यूनिट होनी चाहिए। अगर कोई यूनिट नहीं होगी तो केवल एक नंबर फिजिकल क्वांटिटी कभी नहीं बता सकता। फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी मेनली दो टाइप्स की होती है। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी है डिराइव्ड यूनिट्स या फिर डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो वे क्वांटिटी होती है जो किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करती, खुद में इंडिपेंडेंट हैं। कैसे? जैसे कि आपने एक वायर की लेंथ मेजर करी तो वो मीटर्स में आई, लेट सपोज 5 मीटर आ गई, ठीक है, 5 मीटर लेंथ आ गई। तो ये जो लेंथ आई ना ये किसी भी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर रखा गया। सेम विद मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, तो हमको याद रखना है 7 होती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और इनकी यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला सीडी। ये थोड़ी डिफरेंट है तो इसको याद रखो, पेपर में आई भी हुई है ये। एक डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही बनती है। कैसे भैया? जैसे लेट सपोज एरिया है, तो एरिया कैसे बना? एरिया आपको पता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको पता है लेंथ जो है वो तो मीटर में होती है एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो ब्रेथ है, अरे ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, मेजर ही है ना लेंथ की, तो ये भी मीटर में होती है। तो मीटर इनटू मीटर ये होता है मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर ही क्या होता है? एरिया, यानी कि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में निकलता है। तो ये कैसे निकला? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई जिसको हमने नाम दिया एरिया। और अब अगर इसमें एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं एक और लेंथ से, तो वो क्या आ जाती है? वो आती है वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वॉल्यूम, क्योंकि ये 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करके आया। समझ में आ गई आपकी बात? इसी तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। यानी कि जब आपने मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो आपके पास डेंसिटी आ गई। और डेंसिटी कैसे आई? तो फिजिकल क्वांटिटी को, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उनको डिवाइड करके। यानी कि यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर मेरे को कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो वो दो टाइप की हो सकती है, या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। फंडामेंटल जो होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ये 7 तरीके की होती है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इन ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आती है। तो आपका सवाल होगा, भैया मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो निकल गई, तो क्या अगर मैं इनको ऐड कर दूं, लेंथ प्लस लेंथ कर दूं, तो क्या मेरे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आएगी? नहीं। अगर आप दो सेम या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल होगी जो, अगर उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे वो सेम ही क्वांटिटी आएगी। लेंथ को लेंथ में जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगी ना दोबारा, फिर से कोई नई क्वांटिटी तो नहीं मिलने की आपको। तो केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही डिराइव्ड यूनिट्स आ सकती हैं या फिर डिराइव्ड फंडामेंटल
क्वांटिटीज आ सकती हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो अब देखते हैं दो और क्वांटिटीज को ऑन दी बेसिस ऑफ कि उनके पास में डायरेक्शन है या फिर डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर वे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। अच्छा भैया, अब देखो स्केलर होने के लिए क्या चीज जरूरी है। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। मैंने पूछा आपकी हाइट कितनी है, आपने बोला भैया मेरी हाइट है 178 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या हाइट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? हाइट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे आपकी हाइट पूछी, मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कि आपकी हाइट कौन सी डायरेक्शन में है। हाँ या ना? आपकी हाइट कोई डायरेक्शन तो नहीं बताने की। इसीलिए हाइट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो ये 178 है, ये होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो सेंटीमीटर है, ये है इसकी यूनिट। तो यहां से आपके एक बात समझ में आ गई कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वे दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। केवल नंबर कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी शो नहीं करता, उसके बाद यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे पूछा आपका मास, और आपने बोला भैया मेरा मास है 67 kg। तो ये 67 हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ये केजी हो गया आपका यूनिट। ठीक है, अब हो सकता है भाई इसको मैं ऐसे भी लिख दूं 1.78 मीटर। तो ये सेम ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यूनिट चेंज कर सकते हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है ये स्केलर ही। ठीक है, अब एक और चीज, क्या अगर मैंने बोला कि भैया एक गाड़ी है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और मैं उसमें ऐड कर दूं 20 kg, तो क्या आएगा? क्या ये स्केलर चीज है? क्या ये वेक्टर डिपेंडेंट है? सोचो। क्या आप इसको ऐड करके लिख सकते हो 70 km/h kg? ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी वजह से स्केलर में एक चीज जरूरी है कि हम हमेशा क्या करते हैं, स्केलर अलजेब्रा फॉलो करेंगे। अब भैया आपने ये नया वर्ड बोला स्केलर अलजेब्रा, इसका क्या मतलब होता है, क्या आप बताओगे? अरे स्केलर अलजेब्रा कुछ नहीं होता, वही होता है जो आप अब तक मैथ्स करते आए हो बचपन से, सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ये सब। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी है कि फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। दो फिजिकल, जैसे यहाँ पे km/h एंड केजी, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी थी, तो इसलिए आप इनको ऐड करके नहीं बता सकते कुछ, वो कोई भी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। ठीक है, तो ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। आई थिंक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं हम वेक्टर पे। वेक्टर में एक बात तो आपको पता ही है कि वेक्टर में एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसकी डायरेक्शन। जी भैया, ये दो चीज होगी हमारे पास में। अब इसमें क्या होगा, जैसे स्केलर क्वांटिटी में स्केलर अलजेब्रा फॉलो होता है, इसमें इसी तरीके से वेक्टर अलजेब्रा फॉलो होगा। भैया ये तो कुछ नया वर्ड सुना, वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा का क्या मतलब है? अब देखो एग्जाम्पल, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लो। ठीक है, मान लो एक वायर है और इसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है ऐसे। ये दूसरी वायर है, इसमें करंट आ रहा है 4 एम्पियर का। और यहाँ पे जो है इन दोनों वायर को जॉइंट किया मैंने तीसरी वायर से, और इसमें करंट कितना होगा?
इसमें करंट कितना होगा ये बताओ आप मेरे को। आप सिंपल सोचोगे कि भैया क्लास 10th में मैंने पढ़ा था कि करंट क्या होता है। करंट होता है चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, है ना भाई। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ा था ना आपने, ये होता है ना। तो अगर एक कुलाम का चार्ज है और 1 सेकंड में पास हो गया तो हम बोलते थे 1 एम्पियर करंट है भैया, क्लास 10th में याद आया कुछ। उसी तरीके से 3 एम्पियर का अगर करंट है यानी कि 3 कुलाम्ब चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड, ठीक है इधर से। और इधर से 4 कुलाम्ब का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको सिंपल पता है भाई इसमें तो क्या होगा भैया कि करंट जो है वो ऐड हो जाएगा, 7 एम्पियर आएगा। बिल्कुल सही बात आपकी, 7 एम्पियर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको I1 बोल दूं और इसको मैंने I2 बोल दिया और बोला इनके बीच में जो है ना एंगल है, ठीक है, लेट सपोज ये 120 डिग्री का एंगल है और यहाँ से भी 120 डिग्री का एंगल है। अब बताओ मेरे को कि नेट करंट कितना होगा, बताओ। क्योंकि भाई दोनों इनके बीच में एंगल आ गया ना, तो भाई एंगल आ गया तो अब ऐसा तो नहीं होगा जैसे नॉर्मल होता था स्केलर्स में कि कैसे भी ऐड कर दो। तो अब बताओ क्या आएगा आंसर। तो आप बोलोगे भैया चार्ज है, चार्ज तो इधर से जाएगा, उस पे एंगल का फर्क थोड़ी पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। वेक्टर वाले चीज उसमें आ सकती है एंगल वगैरह, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, उस पे एंगल का फर्क नहीं पड़ता भैया। समझ आई कुछ बात। एंगल बना सकते हो आप वायर्स के बीच में, लेकिन फिर भी वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, लेकिन एंगल आ सकता है। तो इसी वजह से करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम फोर्स का। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होती है स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ज़रूरी है। फिर आया आपका एक्सेलरेशन, भी आपको मैंने सिखाया था क्या होता है। अब आप आगे सीखोगे आने वाले चैप्टर में मोमेंटम, टॉर्क, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं ये सब डायरेक्शन स्पेसिफिक क्वांटिटीज होती हैं, यानी इनमें डायरेक्शन मैटर करती है। इसीलिए इनको हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम सीखते हैं कि आखिर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास में सिंपल एरो बना के। एक एरो से हम डिनोट करते हैं वेक्टर को, जहां पे ये उसकी टेल होती है और ये वेक्टर का हेड होता है। वेक्टर की लेंथ, कि हमने वेक्टर कितना लेंथ का बनाया है, ये डिनोट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। एंड जो उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है इसकी टेल टू हेड। क्या डायरेक्शन बताई, टेल टू हेड इसकी डायरेक्शन होगी, टेल टू हेड। और लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगा। भैया आपने बोला कि लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करेगा, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने छोटा वेक्टर बनाया, एक छोटा वेक्टर बनाया तो उस वो कम मैग्नीट्यूड का होगा, और अगर बड़ा वेक्टर बनाया, और अगर बड़ा वेक्टर बनाया तो वो ज्यादा लेंथ का होगा। लेट सपोज ये है आपका 5 न्यूटन फोर्स और ये है आपका 15 न्यूटन फोर्स। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। अब वेक्टर को लिखे कैसे भैया ये बताओ। भाई वेक्टर को लिखने का तरीका जो है वो होता है हमारे पास में, जैसे कि मेरे पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं, वेक्टर ए लिखा और उसके ऊपर ऐसे छोटा एरो बना दूं।
अब ये एरो जो है केवल डिनोट करने के लिए है। यहाँ पे जो हमने लेटर के ऊपर एरो बनाया है ये डायरेक्शन डिनोट नहीं करता, ये केवल एक डिनोट करने का तरीका है। ठीक। किसी किसी बुक में वेक्टर को डिनोट कर देते हैं बोल्ड लेटर से, जैसे कि इरोडोव एक बुक आती है उसमें वेक्टर को डिनोट करते हैं वो, जहाँ पे भी वे बोल्ड लेटर ऐसे लिख रखा होगा उन्होंने, तो उसका मतलब है कि ये वेक्टर है। ठीक है। और जैसे कि हमने लिखा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को डिनोट करने का तरीका हो गया, ये वेलोसिटी, ये फोर्स, इस तरीके से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक है भैया। अब वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर की कि अगर मैंने किसी वेक्टर को लेट सपोज हम मेरे पास ये वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को क्या करता हूं, पैरेलली शिफ्ट करता हूं, जैसे कि मैंने इस वेक्टर को यहां पे बना दिया बिना इसकी लेंथ चेंज करे, यहां पे बना दिया लेंथ सेम रखते हुए, यहां पे बना दिया, लेट सपोज ये मेरे पास में था 5 न्यूटन फोर्स, ये भी 5 न्यूटन फोर्स, ये भी 5 न्यूटन फोर्स, ये भी 5 न्यूटन, या फिर ऐसे बोलो कि एफ एफ वेक्टर से डिनोट कर रखा है मैंने इन चारों को। तो ये चारों सेम वेक्टर है। अगर मैं इनको बिना रोटेट करे मूव करा देता हूं पैरेलली, यानी कि इस पूरे स्पेस में मैं इसको कहीं पे भी मूव कराऊं, बट कंडीशन ये है कि मैं क्या ना करूं, मैं इसको रोटेट ना करूं किसी एक एंगल पे, तो ये क्या करेगा, इस सेम वेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो मेरे पास में है, इसमें पहली प्रॉपर्टी को लिख देता हूं यहां पे। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो मेरे पास में है वो ये है कि मान लो एक वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है। अब इसी वेक्टर को मैंने क्या किया, कुछ एंगल थीटा पे मैंने इसको मूव करा दिया बिना इसकी लेंथ को चेंज करे। मान लो मैंने इसको किसी यहाँ पे थीटा एंगल पर मूव करा दिया। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन, क्या है, एंगल बिटवीन, मान लो ये वेक्टर ए है। अब ये जो भी वेक्टर है मैं इसका नाम दे रहा हूं बी, बी वेक्टर। और ये बी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि मैंने इसको थीटा एंगल पर मूव करा दिया, इसीलिए ये ए वेक्टर के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भले ही बी वेक्टर का, मान लो वेक्टर बी जो मेरे पास में है और वेक्टर ए जो है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसी वजह से वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं है आपस में। और ये थीटा क्या था यहाँ पे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई होप दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं होंगे अगर मैंने उसको थीटा एंगल पर मूव करा दिया। अब एक चीज आएगी यहाँ पे, जो होशियार बच्चे होंगे वो क्या सोचेंगे कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है, आपने इस ए वेक्टर को लिया और 360 डिग्री घुमा दिया, फिर तो ये ए वेक्टर यहीं पे आ गया और लेंथ भी सेम है, तो क्या अब दोनों वेक्टर सेम होंगे? हाँ बिल्कुल सेम होंगे। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कि, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ अ वेक्टर is rotated by an angle other than integral multiple of 360 then vector changes। तो यानी कि एक वेक्टर चेंज हो जाएगा अगर मैं उसको थीटा एंगल पर मूव करा दूं, और वो थीटा एंगल जो है वो 360 के मल्टीपल्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 360 के मल्टीपल में हो गया तो वो वेक्टर घूमकर फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे या फिर जैसे वे पहले था ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं। अब हम चलते हैं वेक्टर की तीसरी प्रॉपर्टी पर। वेक्टर की तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वेक्टर की तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए क्या चीज जरूरी है, कि पहली चीज है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और दूसरी चीज है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और तीसरी सबसे जरूरी चीज कि दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को शो करें।
ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि आप कभी भी दो वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हो भैया, हम तो कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूं ना कि मेरे एक दोस्त ने तो डोर पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था, दूसरा दोस्त मेरा जिम जाता था, उसने 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया था। तो हो गया ना कंपेयर? हाँ हो गया। लेकिन ये जो है केवल मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन कंपेयर नहीं हो सकती। समझे? तो यानी कि जब भी कभी आप दो दो वेक्टर क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे होंगे तो आप हमेशा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे, क्योंकि आप कभी भी डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आपका दोस्त बोले कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में जा रहा था, दूसरा दोस्त बोले मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट में जा रहा था। तो क्या आप दोनों के वेक्टर कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन को थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। आप जब भी बात कर रहे होंगे उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे कि एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है दूसरे का मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि आप इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं कर सकते वेक्टर्स में। वेक्टर की मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर कभी भी मेरे को दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो हम कैसे पता करेंगे कि एंगल क्या है? तो एंगल पता करने के लिए हम उनकी टेल्स को ज्वाइन कर देंगे। कैसे भैया? देखो, मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच में एंगल है मेरे पास में, लेट्स सपोज 60 डिग्री का। अब देखो, आपने क्या किया, दोनों वेक्टर की टेल्स को ज्वाइन करा दिया, तब जाके हम एंगल बता सकते हैं। यानी कि एंगल बताने के लिए ये जरूरी है कि आप उन दो वेक्टर की टेल को ऐड करें, ना कि हेड को टेल से ऐड करें। तो ये 60 डिग्री क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तब। अच्छा, अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं और उसमें मेरे पास वेक्टर हो कुछ इस तरीके से, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मेरा कुछ इस तरीके से है। और दूसरा वेक्टर मेरा कुछ ऐसे है। और मैंने पूछ लिया कि एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो कैसे बताओगे आप कि इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? अब आप बोलोगे, और ये आपको मान लो गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री, ये गिवन है। तो कुछ जो बहुत ही होनहार छात्र होंगे वो बोलेंगे, अरे भैया 60 डिग्री दे तो रखा है, तो एंगल क्या आ गया? 60 आ गया। नहीं बुड़बक, एंगल 60 डिग्री नहीं है। मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना हो तो हम टेल को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? टेल को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं टेल को कैसे ज्वाइन करूँ? जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वेक्टर्स की, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? उसमें मैंने सिखाया था कि आप वेक्टर को मूव करा सकते हो विदाउट चेंजिंग उसकी ओरिएंटेशन को, और वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो अगर मैं इस ए वेक्टर को ही यहाँ पे बना दूं उतनी ही लेंथ का, मान लो ये भी हमारा क्या है? ए वेक्टर ही है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे टेल से टेल ऐड हो गई, हुई नहीं हुई? बिल्कुल हो गई भैया। और हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में टोटल, और हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 60 है
तो जो रिक्वायर एंगल है वो कितना बचा, वो बचा 120 डिग्री। तो कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इसको मैं एक तरीके से और कर सकता था कि मैं क्या करता, मैं बी वेक्टर को ही उठा लेता और बी वेक्टर को मैं यहां पर बना देता। पर बनाता कैसे है, बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन में रखते हुए। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाता मेरे पास में, ये एंगल मेरे पास में फिर से 120 डिग्री आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे इसको एक्सटेंड करते तो ये 60 डिग्री गिवन था, तो ये 120 आ जाता। आई होप आपको सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।